इस वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2004 की परीक्षा में पूछे गए क्लाइमेटोलॉजी के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चंस यूजीसी नेट, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, पीजीटी, टीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्वेश्चन है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स रेंज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम। उपोष्ण जेट स्ट्रीम की ऊंचाई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग जेट स्ट्रीम्स के बारे में जानेंगे। जेट स्ट्रीम्स हाई एल्टीट्यूड रिवर्स ऑफ एयर कहलाती हैं, अर्थात बहुत अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली हवा की नदियाँ। एक्चुअली यह हाई वेलोसिटी एयर करेंट्स हैं और यह हाई वेलोसिटी एयर करेंट्स ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में पाई जाती हैं और यह पश्चिम से पूर्व दिशा में मियांडरिंग करते हुए बहती हैं। यह नैरो और ट्यूब के आकार की होती हैं। मैं यहाँ पर एक ट्यूब बना रहा हूँ इस तरीके से। इस ट्यूब के विभिन्न भागों में जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जैसे जेट स्ट्रीम्स के कोर एरिया में जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इन कोर एरिया से यदि बाहर की ओर चलें तो जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी क्रमशः कम होती चली जाती है। नीचे एक डायग्राम में मैंने अर्थ को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सर्किल प्रदर्शित किया है। यहाँ पर इक्वेटर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स, 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स को दिखाया गया है। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के ऊपर ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से मियांडरिंग करती हुई जेट स्ट्रीम्स पाई जाती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जेट स्ट्रीम्स स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही हैं, यह मियांडर बनाते हुए चल रही हैं। नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ये मियांडर बना रही हैं। इन दोनों ही जेट स्ट्रीम्स को, जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, जिनको कि हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं या सब ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं, उनके आधार पर इन जेट स्ट्रीम्स को सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इनको हिंदी में उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं। पछुआ जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पश्चिम की तरफ से आती हैं। इसी तरीके से 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के ऊपर ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में, अपर ट्रोपोस्फियर के एरियाज़ में पश्चिम से पूर्व दिशा में मियांडरिंग करती हुई ये जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं। यह भी स्ट्रेट नहीं जाती, यह भी मियांडर बनाती हैं नॉर्थ साउथ। इन जेट स्ट्रीम्स को, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के ऊपर फ्लो करती हैं, इनको पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। इनको हिंदी में ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम कहते हैं। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम को शॉर्ट फॉर्म में PFJ कहा जाता है। वहीं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स को शॉर्ट फॉर्म में STJ कहा जाता है। अब हम एक क्रॉस सेक्शन के माध्यम से इन जेट स्ट्रीम्स को समझेंगे। यह क्रॉस सेक्शन 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर इक्वेटर तक के ट्रोपोस्फियर के एरिया को शो करेगा। इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर एक लाइन है। इस लाइन के राइट मोस्ट कॉर्नर पर 0 डिग्री या इक्वेटर की पोजीशन है और इसी लाइन के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर नॉर्थ पोल या 90 डिग्री नॉर्थ की पोजीशन है। साथ ही साथ इसी लाइन पर 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड्स को भी दिखाया गया है। ऊपर एक ब्लू कलर की एक लाइन आपको दिखाई दे रही है। एक्चुअल में यह ट्रोपोपॉज को प्रदर्शित करती है।
ट्रोपोपॉज के नीचे एटमॉस्फेयर की सबसे डेंस और सबसे निचली लेयर, जिसको कि ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, उसकी स्थिति है। ट्रोपोस्फियर की थिकनेस इक्वेटोरियल रीजन पर सबसे अधिक होती है और यह क्रमशः पोलर रीजन्स की तरफ कम होती चली जाती है। इक्वेटोरियल रीजन्स पर अत्यधिक इंसोलेशन की प्राप्ति के कारण तापमान बहुत अधिक होता है, जिससे यहाँ की एयर हल्की होकर वर्टिकली ऊपर की ओर मूव करती है। अपर ट्रोपोस्फियर में पहुंचकर यह एयर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसका एक पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर की ओर मूव कर देता है और दूसरा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर मूव करता है। ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में कुछ दूरी तय करने के बाद यह अत्यधिक ठंडी होकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के आसपास उतरती है। 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के आसपास यह हवा दो भागों में पुनः विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री की तरफ मूव करता है, वहीं इस ऊपर से नीचे उतरती हवा का दूसरा भाग 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करता है। यदि हम 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री इक्वेटर के मध्य बने हवाओं के इस क्रम को देखें तो यहाँ पर एक सेल डेवलप हो गई है। इस सेल को हम लोग हेडली सेल कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ HADELY, हेडली सेल। और इस हेडली सेल में धरातल पर अर्थात 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री के मध्य ट्रेड विंड्स मूव करती हैं। TRADE, ट्रेड विंड्स। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलने वाली हवाएं उष्ण और गर्म होती हैं, क्योंकि यह 30 डिग्री नॉर्थ अर्थात सब ट्रॉपिकल रीजन्स से आ रही होती हैं। पोलर रीजन्स के आसपास सोलर इंसोलेशन की प्राप्ति बहुत कम होती है, जिससे यहाँ पर तापमान माइनस में पाया जाता है, जिसके कारण यह पूरे का पूरा एरिया बर्फ़ से जमा हुआ है, जिसके फलस्वरूप इससे संलग्न वायु भारी होकर नीचे की ओर बैठती है। नीचे की ओर बैठने वाली यह वायु 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करने वाली वायु ठंडी होती है, कोल्ड होती है। वहीं 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करने वाली वायु उष्ण होती है, गर्म होती है। यह दोनों हवाएं 90 to 60 चलने वाली और 30 to 60 चलने वाली, यह दोनों हवाएं 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास मिलती हैं। चूँकि इन दोनों की प्रकृति, इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है, एक उष्ण गर्म होती है और एक ठंडी होती है, इनकी मिक्सिंग कभी नहीं हो पाती, जिस कारण इनके बीच में एक बाउंड्री बन जाती है, जिसको फ्रंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास मैंने एक रेड कलर से थिक लाइन खींची हुई है। एक्चुअल में यह पोलर फ्रंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो रेड लाइन है यह है पोलर फ्रंट। इसकी उत्पत्ति क्यों हो रही है? इसकी उत्पत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि दो अलग अलग स्वभाव वाली हवाएं मिल रही हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं हो पाती, तो उनके बाउंड्री रीजन्स पर फ्रंट की उत्पत्ति होती है। 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर आने वाली हवा इसी फ्रंट के सहारे ऊपर की ओर मूव करती है और अपर ट्रोपोस्फियर में मूव करते हुए पुनः 90 डिग्री नॉर्थ पर उतर आती है। तो यहाँ पर भी यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी एक पूरे का पूरा सेल बन रहा है हवाओं का, ठीक है। इस सेल को बोला जाता है पोलर सेल, POLAR, पोलर सेल। और इस पोलर सेल में धरातल पर अर्थात पोल से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है पोलर ईस्टरलाइज, POLAR, पोलर EASTER
LIES पोलर ईस्टरलाइज। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ आने वाली गर्म हवा 60 डिग्री नॉर्थ से इस पोलर फ्रंट के सहारे ऊपर की ओर उठती है और ऊपर ट्रोपोस्फियर में जाकर राइट हैंड साइड में मुड़कर अर्थात दक्षिण की ओर मुड़कर ठंडी होकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास पुनः नीचे की ओर बैठती है। इस प्रकार 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ यदि हम देखें तो एक पूरे का पूरा सेल डेवलप होता है। इस सेल को फेरेल सेल कहते हैं, FERREL फेरेल सेल कहते हैं। इस फेरेल सेल में धरातल पर अर्थात 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो हवाएं चलती हैं उनको वेस्टरलाइज या पछुआ हवाएं कहा जाता है। धरातल से जहां भी हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, जैसे यहाँ पर इक्वेटर के पास और 60 डिग्री नॉर्थ के पास, वहाँ पर हमेशा लो प्रेशर का निर्माण होता है। इसलिए इक्वेटर के पास और 60 डिग्री नॉर्थ के पास लो प्रेशर का निर्माण हुआ है। इक्वेटर के पास निर्मित हुए लो प्रेशर के रीजन का नाम होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। वहीं 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास डेवलप हुए लो प्रेशर के रीजन को सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। धरातल पर जहां कहीं भी हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठती हैं, जैसे 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास और नॉर्थ पोल के आसपास, वहां पर हाई प्रेशर के क्षेत्रों का निर्माण होता है। 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास डेवलप हुए हाई प्रेशर के इस रीजन को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है और नॉर्थ पोल के पास डेवलप हुए हाई प्रेशर के क्षेत्र को पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अर्थात सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर अपर ट्रोपोस्फियर में फेरेल सेल और हेडली सेल के बीचों बीच यहाँ पर इस जगह पर, ये जो मैं ब्लू कलर से एक बड़ा सा डॉट बना रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसकी पोजीशन कहाँ है? फेरेल सेल और हेडली सेल के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर। यह पॉइंट सब ट्रॉपिकल जेट की पोजीशन को इंडिकेट करता है। अब यदि कभी कोई आपसे पूछे कि सब ट्रॉपिकल जेट कहाँ पर पाई जाती है, तो आप उसको बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर अपर ट्रोपोस्फियर में फेरेल सेल और हेडली सेल के बीच में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की स्थिति मिलती है। वहीं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये जो 60 डिग्री नॉर्थ अर्थात सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हुई थी, इसके ऊपर जो पोलर फ्रंट पाया जा रहा है, इस पोलर फ्रंट के ऊपर पोलर सेल और फेरेल सेल के बीच में यह पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम की स्थिति मिलती है। यदि फिर कभी आपसे पूछा जाए कि सब ट्रॉपिकल जेट और पोलर फ्रंट जेट में से कौन सी जेट स्ट्रीम सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप बता सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हाई एल्टीट्यूड्स पर पाई जाती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है, वहीं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। स्पीड की अगर हम बात करें कि किस जेट स्ट्रीम की स्पीड अधिक होती है इन दोनों में से, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की स्पीड पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम से अधिक होती है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की ऊंचाई कितनी है, तो हमने अभी जाना कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर फेरेल सेल और हेडली सेल के बीचों बीच अपर ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन है, द एटलांटिक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल इज कॉल्ड।
अंध महासागरीय उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहते हैं? अजोर्स हाई, हवाईयन हाई, वेस्टरलाइज या हेडली सेल? हमने अभी हेडली सेल और वेस्टरलाइज के बारे में जाना, तो इन दोनों को तो नहीं कहते। अब या तो अजोर्स हाई को कहते होंगे या हवाईयन हाई को कहते होंगे। देखते हैं आगे। क्लाइमेटोलॉजी में जब भी प्रेशर बेल्ट्स की स्टडी की जाती है तो उसमें 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की स्थिति बताई जाती है। ध्यान रखिएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक कंटिन्यूअस बेल्ट के रूप में नहीं पाई जाती है, यह सेल्स के रूप में पाई जाती है। महाद्वीपों पर और महासागरों पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के सेल्स डेवलप हुए हैं, न कि एक पूरी की पूरी बेल्ट डेवलप हुई है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल। अब हम सब ट्रॉपिकल बेल्ट या सब ट्रॉपिकल सेल्स की लोकेशंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड के 2 मैप दिखाए गए हैं। एक मैप जनवरी के महीने में सब ट्रॉपिकल सेल्स की स्थिति को बता रहा है और दूसरा मैप जुलाई के महीने में सब ट्रॉपिकल सेल्स की स्थिति को बता रहा है। जनवरी के महीने में जहाँ उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक ठंड पड़ती है और तापमान बहुत कम होता है, वहाँ पर साइबेरिया के पास एक हाई प्रेशर का निर्माण हुआ है। इसको बोलते हैं साइबेरियन हाई, SIBERIAN, साइबेरियन हाई। यह भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की एक सेल है। इसी तरीके से अटलांटिक ओशन में अजोर्स द्वीप के पास एक हाई प्रेशर सेल डेवलप होती है। इस सेल को बोला जाता है अजोर्स हाई, AZORES, अजोर्स हाई। पैसिफिक ओशन में भी कैलिफोर्निया के आसपास एक हाई प्रेशर सेल डेवलप होती है। इसको बोला जाता है हवाईयन हाई, HAWAIIAN, हवाईयन, HIGH, हवाईयन हाई। कनाडा में भी एक हाई प्रेशर सेल डेवलप होती है जिसको बोलते हैं कैनेडियन हाई, CANADIAN, कैनेडियन हाई। इस तरीके से जनवरी के महीने में आप देखते हैं कि जनवरी के महीने में जहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम होता है, वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 4 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स डेवलप होते हैं, साइबेरियन हाई, अजोर्स हाई, हवाईयन हाई और कैनेडियन हाई। अब बारी आती है जुलाई महीने की, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जुलाई महीने में भी अजोर्स हाई और हवाईयन हाई के सेल्स मिलेंगे, लेकिन साइबेरिया के आसपास अत्यधिक गर्मी होने के कारण, तापीय कारणों से जो हाई प्रेशर सेल आप जनवरी में देख रहे थे वो ख़त्म हो जाती है। अब एशिया के ऊपर एक लो प्रेशर सेल डेवलप हो जाती है जिसको बोला जाता है एशियाटिक लो, ASIATIC, एशियाटिक लो। और नॉर्थ अमेरिका के साउथ वेस्ट के डेजर्ट एरियाज़ में भी एक लो प्रेशर सेल डेवलप हो जाती है। इस प्रकार वर्ल्ड मैप में जनवरी और जुलाई के महीने में सब ट्रॉपिकल सेल्स की स्थिति जान लेने के बाद, यदि अब अपने क्वेश्चन को देखा जाए कि अटलांटिक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल को क्या कहा जाता है, तो हमको पता है कि अटलांटिक ओशन में जो हाई प्रेशर सेल डेवलप हो रहा है, चाहे वो जनवरी महीने में हो या चाहे वो जुलाई के महीने में हो, उसको अजोर्स हाई बोला जाता है। क्वेश्चन है, ऑक्लूडेड फ्रंट इज फॉर्म्ड, अधिविष्ट वाताग्र बनता है शीत वाताग्र में, उष्ण वाताग्र में। जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के ऊपर उठ जाता है तब, या जब दोनों शीत वाताग्र समाप्त हो जाते हैं तब। चूँकि क्वेश्चन वाताग्र या फ्रंट से रिलेटेड है, तो वाताग्र को तभी समझा जा सकता है जब हम पहले एयर मासेस के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम लोग एयर मास को समझते हैं। एयर मास एक 3 डायमेंशनल होमोजीनियस बॉडी ऑफ एयर है। इसका साइज बहुत लार्ज होता है। हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज रूप से देखा जाए तो कई हजार स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर यह फैला होता है। वहीं अगर वर्टिकली देखा जाए तो कई हजार मीटर तक विस्तृत होता है। एयर मास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक एयर मास में क्षैतिज रूप से या हॉरिजॉन्टली
उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर कंटेंट है या लैप्स रेट है, वो लगभग समान या यूनिफॉर्म रहता है। वहीं अगर वर्टिकली भी देखें तो टेम्परेचर और मॉइस्चर की जो लैप्स रेट है या उनके जो पतन की दर है या जिसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है, वह भी लगभग समान या यूनिफॉर्म ही रहता है। वो विस्तृत क्षेत्र जहाँ पर एक एयर मास डेवलप होता है या एक एयर मास की उत्पत्ति होती है, उन क्षेत्रों को सोर्स रीजन कहा जाता है। SOURCE, सोर्स REGION, अर्थात वह क्षेत्र जिन पर एक एयर मास डेवलप होता है। एक एयर मास की जो टेम्परेचर और मॉइस्चर संबंधी जो विशेषताएं होती हैं, वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि जिस सोर्स रीजन पर उस एयर मास का डेवलपमेंट हो रहा है, उस सोर्स रीजन की नेचर और प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार की है। जैसे उष्णकटिबंधीय महासागर में उत्पन्न होने वाली जो एयर मास है या जो वायु राशि है, वह गर्म और आर्द्र होगी, वार्म और ह्यूमिड होगी। वहीं उष्णकटिबंध के ही महाद्वीपीय भागों में उत्पन्न होने वाली जो वायु राशियाँ या एयर मासेस हैं, वो वार्म होंगे, लेकिन उनमें ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होगी। यदि एयर मास पोलर कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में डेवलप हो रहा है तो वह एयर मास ठंडा भी होगा और एरिड भी होगा, अर्थात शुष्क होगा। एयर मासेस जब एक बार अपने सोर्स रीजन पर डेवलप हो जाते हैं तो उसी जगह पर वो फिक्स नहीं रहते, वहीं पर स्टेशनरी नहीं रहते हैं। डेवलप होने के बाद यह उस स्थान को छोड़ देते हैं और अब आगे की ओर गतिशील होते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब दो विपरीत स्वभाव वाले एयर मास या दो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एयर मास एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके जो बीच का एरिया होता है उसी को फ्रंट या वाताग्र कहा जाता है। FRONT, फ्रंट। तो फ्रंट क्या है? फ्रंट भी एक 3 डायमेंशनल स्लोपिंग बाउंड्री है। ध्यान दीजिएगा, यह एक स्लोपिंग बाउंड्री है। किसके बीच में? दो कन्वर्ज होने वाले एयर मासेस के बीच में। वह एयर मास जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग होंगी, जैसे उनका टेम्परेचर अलग अलग होगा, उनके प्रेशर अलग अलग होंगे, उनमें ह्यूमिडिटी की मात्रा अलग अलग होगी और उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी। वास्तव में फ्रंट एक जोन की तरह होता है, इसको फ्रंटल जोन भी कहते हैं। फ्रंट धरातल पर ना तो वर्टिकल होते हैं जैसे इस तरीके से, और न ही धरातल के साथ पैरेलल होते हैं। वास्तव में यह जो फ्रंटल जोन होते हैं वह एक इंक्लाइंड वॉल या एक झुकी हुई दीवार की तरह होते हैं। इस पहले डायग्राम में यदि हम देखें तो दो एयर मास, एक कोल्ड एयर मास और एक वार्म एयर मास एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मिल रहे हैं। मिलने के बाद इन दोनों के बीच में एक स्लोपिंग बाउंड्री बन जा रही है, एक स्लोपिंग 3 डायमेंशनल बाउंड्री बन जा रही है, जिसको कि हम वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। यह जो फ्रंट जोन होते हैं यह डायनेमिक और मोबाइल होते हैं, अर्थात यह गतिशील होते हैं, यह हवाओं के साथ साथ बहते रहते हैं। फ्रंट्स ड्रिफ्ट विद प्रिवेलिंग विंड्स। फ्रंट्स या वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं, जिनको कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। पहला प्रकार है ये, दूसरा प्रकार है ये, तीसरा प्रकार है ये और चौथा प्रकार है ये। इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट फिगर को ज़रा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फिगर में मैंने यहाँ पर कोल्ड एयर मास को दिखाया है और यह जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है यह एक वार्म एयर मास है। कोल्ड एयर मास को मैं समझाने के लिए कोल्ड आर्मी कहता हूं और वार्म एयर मास को समझाने के लिए मैं वार्म आर्मी कह रहा हूं। कोल्ड आर्मी वार्म आर्मी के रीजन में प्रवेश कर रही है, घुसने का प्रयास कर रही है। चूँकि दोनों ही आर्मी या दोनों ही एयर मासेस की
प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों बिल्कुल मिक्स नहीं होंगी। इस कारण से दोनों के बीच के क्षेत्र में एक स्लोपिंग बाउंड्री, जिसको कि हम फ्रंट कहते हैं, उसका निर्माण होगा। अब इस फ्रंट का नाम क्या होगा? चूँकि कोल्ड आर्मी अटैकिंग है, इसलिए इस फ्रंट को कहा जाएगा कोल्ड फ्रंट। इस फ्रंट के सहारे वार्म एयर मास, जिसकी डेंसिटी कम है, ऊपर की ओर अपलिफ्ट हो जाता है। दूसरे डायग्राम को यदि देखा जाए तो यहाँ पर कोल्ड एयर मास दिया हुआ है जो कि स्टेबल है। इसके ऊपर वार्म एयर मास या वार्म आर्मी चढ़ने का प्रयास कर रही है। चूँकि वार्म आर्मी या वार्म एयर मास की डेंसिटी कम है, तो वह इन दोनों के मध्य बनने वाली बाउंड्री या फ्रंटल जोन के ऊपर चढ़ जाएगी या उसके ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से चूँकि यहाँ पर वार्म आर्मी अटैकिंग है या वार्म एयर मास अटैक कर रहा है, इसलिए इसको वार्म फ्रंट कहा जाएगा, वार्म फ्रंट। तीसरे डायग्राम को यदि देखा जाए तो यहाँ पर वार्म आर्मी मतलब अपना वार्म एयर मास और यहाँ पर कोल्ड आर्मी मतलब अपना कोल्ड एयर मास है। दोनों ही पावरफुल हैं और दोनों की पावर इक्वल है, अर्थात दोनों किसी एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के एरिया में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, दोनों आमने सामने रुके हुए हैं। इस तरीके के फ्रंट को बोला जाता है स्टेशनरी फ्रंट। फोर्थ डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 एयर मास हैं। पहला कोल्ड एयर मास ये, दूसरा कोल्ड एयर मास ये और तीसरा वार्म एयर मास इस तरीके से है। वार्म एयर मास पहले वाले कोल्ड एयर मास के ऊपर अटैकिंग था, इसलिए इन दोनों के बीच में एक वार्म फ्रंट बना। इस कोल्ड एयर मास ने या इस कोल्ड आर्मी ने अपनी एक टुकड़ी से कहा कि तुम ज़रा पीछे की तरफ से अटैक करो आके और थोड़ा जल्दी आओ, स्पीड से आओ। तो यह जो कोल्ड एयर मास है वह इस वार्म एयर मास के पीछे की तरफ से आ रहा है, उसके पीछे से अटैक कर रहा है। तो यहाँ बाउंड्री में कोल्ड फ्रंट डेवलप होगा, क्योंकि पीछे वाली सेना की टुकड़ी या पीछे वाला कोल्ड एयर मास अधिक वेलोसिटी से आ रहा है। तो यह जो वार्म फ्रंट बना हुआ था यहाँ, या इसको इस डायग्राम में देखा जाए इस जगह पे, ये जो वार्म फ्रंट बना हुआ था, इस वार्म फ्रंट को यह कोल्ड फ्रंट रिप्लेस कर देता है या यह कोल्ड फ्रंट इस वार्म फ्रंट को ओवरटेक कर देता है। जैसे सड़क पर पीछे से स्पीड से आ रही हुई एक गाड़ी आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर देती है। इस ओवरटेक करने से या रिप्लेस करने से क्या होता है कि शुरुआत में इस वार्म एयर मास का संपर्क धरातल के साथ था, अब ओवरटेक करने के बाद वार्म एयर मास का संपर्क धरातल से ख़त्म हो जाता है। इस स्थान पर, यह जो मैं ग्रीन कलर से लाइन खींच रहा हूँ, इस स्थान पर ऑक्लूडेड फ्रंट का निर्माण होता है। OCCLUDED ऑक्लूडेड फ्रंट का निर्माण होता है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑक्लूडेड फ्रंट इज़ फॉर्म्ड, अधिविष्ट वाताग्र बनता है। तो ऑप्शन सी सही है। कब बनता है? जब शीत वाताग्र या कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट के ऊपर जाता है, उसको ओवररन कर देता है या उसको ओवरटेक कर देता है या उसको रिप्लेस कर देता है। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।